रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, प्यारे और बेल विद्यार्थियों, आइकन पर क्लिक करें। सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सभी प्रकार की संज्ञाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में थी अब तक हमने उनका अध्ययन किया है। आज का हमारा टॉपिक भी संज्ञा प्रकरण से ही संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से लेकर कोई भी संस्कृत से संबंधित ऐसा कोई एग्ज़ाम कंपटीशन का नहीं होता है जिसमें इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता हो। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर बाह्य प्रयत्नों से संबंधित दो प्रश्न हमेशा हर पूछा जाता है। तो ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान कौन से होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कहा गया है कि वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश है उच्चारण स्थानम, वर्णों की अभिव्यक्ति जहाँ से होती है, यानी हमारे मुख में कंठ, तालु, मूर्धा आदि जो अंग है, इनमें से जिस अंग से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है उनको उच्चारण स्थान कहा गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठौ, नासिका और जिह्वामूलम, उरश्चेति अष्टौ स्थानानि, इस तरह से 8 उच्चारण स्थान है। हालांकि उच्च माध्यमिक स्तर तक की अगर बात करें तो 7 उच्चारण स्थान ही माने जाते हैं, स्थान नहीं माना जाता है। तो इस तरह से 7 भी उच्चारण स्थान होते हैं और अगर उरस को उच्चारण स्थान माना जाए तो ये 8वां उच्चारण स्थान है। तो इस तरह से 8 उच्चारण स्थान हो जाते। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय संस्कृत वर्णों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। अब किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और उसका उच्चारण होने में किस तरह से और कैसे प्रयत्न लगता है, इस दृष्टि से वर्ण के विभिन्न भेद होते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जो कंठ से होती हुई मुख से बाहर निकलती है तो वो वायु ऐसे सीधी बाहर नहीं निकलती है, वो अंगों से टकराती हुई आती है। तो भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण में वायु को मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर टकराना होता है। जिस अंग से वायु टकराती है और जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उस वर्ण का वह अंग उच्चारण स्थान कहलाता है। का उच्चारण करना है, मान लो, और प का उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो ओष्ठों से टकराती है या ओष्ठों के द्वारा अवरुद्ध होती है, तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब तो क वर्ग का उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो कंठ के द्वारा अवरुद्ध होती है या कंठों से टकराती है, तो कंठ क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। इस तरह से प्रत्येक वर्णों के, प्रत्येक वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। तो अभी हम इनको पढ़ने वाले हैं आज। अब इसमें क्या है, इनका स्मरण करने के लिए संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनके कुछ विभाग किए गए हैं, कुछ वाक्य निर्धारित किए गए हैं। अगर उनको कंठस्थीकरण कर लिया जाए तो ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये बहुत आसानी से हमें याद हो जाए और इनके प्रश्न हमसे गलत नहीं होंगे अगर इन लाइनों को कंठस्थ, इन पंक्तियों को कंठस्थ कर लिया जाए। कुछ वाक्य हैं तो मैंने वो वाक्य भी साथ के साथ दिए हैं, जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी अ, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है, तीनों प्रकार के अ, और क वर्ग पूरा क, ख, ग, घ, अंग है। यहाँ पर क वर्ग के लिए कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, टू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है, इनका उत्पत्ति स्थान होता है कंठ।
अब इन सब वर्णों को कहा जाता है कंठे। इन सब वर्णों को मतलब इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई। जो हमने सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में समान होता है वे आपस में सवर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से इन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई। हालांकि स्वरों की और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो अब इन वर्णों को हम कंठेय वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये सारे वर्ण कहलाएंगे कंठे। इसमें क वर्ग आ गया, विसर्ग आ गया और ए आ गया। अब यहाँ पर एक बात और स्मरण करने योग्य है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान हालांकि कंठ होता है, लेकिन जैसे मान लो भानुहु, भानुहु शब्द के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो विसर्ग का उच्चारण होगा, इस स्थान पर जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो ऊ का जो उच्चारण स्थान होगा वही होगा। तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ओष्टौ। तो इस स्थान पर विसर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्टौ होगा, क्योंकि विसर्ग जिस स्वर के बाद आता है तो विसर्ग का उच्चारण स्थान वही हो जाता है। बाकी स्वतंत्र रूप से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। अब आगे हम बात करेंगे ईचु ऐसा नाम तालु। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुति, उसके अलावा च वर्ग च छ ज झ य और य और श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु और इन सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसलिए इस वाले शकार को तालव्य शकार कहा जाता है और इस वाले आगे जो आएगा उसको मूर्धन्य और दंत्य सकार कहा जाता है। ऋतु रसानाम मूर्धा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत्री, उसके अलावा ट वर्ग ट ठ ड ढ अण र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ये सारे वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। लृतु लसानाम दंता, लृ त वर्ग ल त थ द द न ल और स, ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान दंताहा यानी दांत है और इनको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला स जो हो गया ये दंत्य स हो गया, ये वाला स मूर्धन्य स हो गया और ऊपर वाला स तालव्य शकार हो गया। इनका हमें विशेष याद रहना चाहिए। इसके बाद उपु पद्मानिया नाम ओष्टौ, यानी ऊ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत और प वर्ग प फ ब भ म और उपदमानीय, प और फ के पहले आधे विसर्ग वाली आकृति को उपदमानीय कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्टौ, यानी दोनों होठ ओष्ठ, और इन वर्णों को ओष्टे वर्ण कहा जाता है। इसी तरह से यमगणना नाम नासिका च, यहाँ पर च लगा हुआ है। ये सारे वर्ण या म अंग अण न, ये सभी वर्ण अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण है। क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग। तो जहां पर हमने क वर्ग के उच्चारण स्थानों की चर्चा की थी, क ख ग घ अंग, तो अंग का उच्चारण स्थान था कंठ। तो अब अंग का उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए यहां च लगा हुआ है। च का मतलब और। तो इन पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान दो दो है। जैसे य, तो च छ ज झ य, ये यहाँ पर है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिका भी है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। अण का उच्चारण स्थान ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा भी है और नासिका भी है। और न का उच्चारण स्थान दंताहा, दांत दंत भी है और नासिका भी है। तो इस तरह से यमगणना नाम नासिका च, इनका उच्चारण स्थान कभी नासिका से होता है, कभी कंठ आदि से इनका उच्चारण होता है और इनको अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद तो इस तरह से जो अब तक हमने ये पढ़े ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्थान थे। अब जो आगे वर्ण आ रहे हैं, ए दई तो हो कंठ तालु, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु।
यानी इनका उच्चारण ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है। ओदौ तो हो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकार से दंतोष्टम, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ है। और जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग की आकृति को जिह्वा मूल कहा जाता है और इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होगा। इसी तरह से नासिका अनुस्वार से अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका कहलाता है। तो इस तरह से हमने सभी उच्चारण स्थानों की चर्चा की।